आज जो है आज हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए प्रत्यास्थता वाले पाठ में से आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को आप लोगों को समझा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ाया था। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो प्रतिबल और विकृति है इसका अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं, विकृति 3 प्रकार की होती है, तो इसी के अनुसार प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का हो गया। तो दूसरे प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक हम लेते हैं जिसे कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस। तो इसकी परिभाषा जो है कैसे दी जाएगी, लघु विकृतियों के लिए या प्रत्यास्थता की सीमा में अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक बी कहते हैं। इसको बी से लिखते हैं, कैपिटल बी से। अब इसमें हम अविलंब प्रतिबल क्या है और आयतन विकृति क्या है, तो इसके लिए हम समझेंगे कि जब कोई वस्तु है हमारी, तो उस वस्तु पर जो प्रारंभिक दाब लग रहा है वो P लग रहा है, चाहे वो वायुमंडल का दाब हो या कोई अन्य दाब हो, तो P है और प्रारंभिक आयतन उसका B है। जब उसके दाब में डेल्टा P की वृद्धि की जाती है, यानी डेल्टा P की वृद्धि करने से आयतन में कमी होगी, और दाब में जो कमी करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी, यानी उल्टा चलेगा। तो जब दाब में डेल्टा P की वृद्धि की जाती है तब आयतन में डेल्टा B की कमी हो जाती है, अर्थात डेल्टा P धनात्मक और डेल्टा B ऋणात्मक। तब डेल्टा P दाबांतर को अविलंब प्रतिबल और डेल्टा B अपान B को आयतन विकृति कहते हैं। तब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो हो जाएगा आपका B बराबर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा B बराबर अविलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। तो अविलंब प्रतिबल डेल्टा P धनात्मक है क्योंकि वृद्धि हो रही है दाब में, और आयतन में कमी हो रही है वो ऋणात्मक है। पलट देंगे तो माइनस B डेल्टा P अपान डेल्टा B। ये यहाँ पर लिख दिया गया कि दाबांतर डेल्टा P धनात्मक होने पर आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, तो इसलिए जो है ये प्लस माइनस में लिया जाएगा। तो अब इसका जो है मात्रक और विमीय सूत्र वही पिछला वाला ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमीय सूत्र ml की -1 t की -2 ये होता है। चूंकि द्रवों तथा गैसों के लिए दिए गए दाबांतर के लिए आयतन विकृति का मान बहुत अधिक होता है। देखिए, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। तो अगर हम गैस और द्रवों की बात करें तो उसमें दाबांतर जब लगाते हैं, दाब में अंतर करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो आयतन विकृति का मान बहुत अधिक हो जाता है। अतः गैसों और द्रवों के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान सबसे कम। क्यों? जब ये इसका मान हर का मान ज्यादा होगा तो इसका मान कम हो जाएगा। तो गैसों और द्रवों के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान सबसे कम होता है, गैसों के लिए सबसे कम, उसके बाद द्रवों और ठोसों के लिए सबसे अधिक होता है। तो ये हो गया, जबकि ठोसों के लिए सबसे अधिक होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठोसों के लिए सबसे अधिक होता है, क्योंकि ठोसों में कोई भी दाबांतर करेंगे तो आयतन में विकृति कम होगी। अब इसी तरह से हम इसके आगे लेते हैं एक टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता क्या होती है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थों की संपीड्यता कहते हैं। जैसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में क्या होता है कि आयतन में विकृति होती है, संपीड्य, और संपीड्य में क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है कि जो है। तो इसी तरह से संपीड्यता को परिभाषित करते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता का सूत्र हो जाता है 1 बटे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर 1 बटे B। इसका मात्रक उल्टा हो जाएगा और विमीय सूत्र भी उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और संपीड्यता को हमने ये समझ लिया। संपीड्यता के बारे में भी समझ लेंगे इसी तरह से कि गैसों की संपीड्यता सबसे ज्यादा होगी, द्रवों की उससे कम, और ठोसों की सबसे कम होती है संपीड्यता। प्रत्यास्थता गुणांक सबसे अधिक होता है और संपीड्यता सबसे कम होती है, क्योंकि जब हम ठोसों को दबाते हैं तो वो बहुत कम दबेगा, और गैसों को दबाएंगे तो बहुत अधिक दब जाएगा, और द्रव भी उसके मुकाबले ज्यादा दब जाएगा। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नमस्ते। कक्षा 6 का बच्चा है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उसकी टीसी का काउंटर साइंस। हाँ,